धन्यवाद तितिक्षा जी। हमारे बहुत बार पूछने पर भी कि तितिक्षा जी आपका औपचारिक परिचय कैसे कराया जाए, उन्होंने बस कहा मैं हूँ हिंदी सेवी। तो बहुत धन्यवाद तितिक्षा जी। अब मेरा आमंत्रण है श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि देवरिया में जिनका जन्म हुआ और हिंदी अकादमी दिल्ली का कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विजय देव नारायण शाही पुरस्कार, आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पुरस्कार देवी शंकर अवस्थी आलोचना सम्मान से सम्मानित आलोचक, और अब कवि, जिनकी पुस्तक काल मृग की पीठ पर कविता संग्रह वाणी प्रकाशन द्वारा इस पुस्तक मेले में लोकार्पित किया गया। सर, आपका स्वागत। मेरा अनुरोध है अरुण जी से कि क्योंकि याद रहे, सनद रहे। जितेंद्र जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपको सुनेंगे सर। कितनी देर बोलना है? 7 मिनट। 7 मिनट में बहुत कम होगा। खैर कोई बात नहीं। धन्यवाद अदिति जी। सबसे पहले तो मंच पर आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी और पद्मेश जी, सभा में जो भी यहाँ हैं सब विशिष्ट लोग हैं, सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो सबके प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूँ। पिछले दिनों मैंने पद्मेश जी की 2 किताबें पढ़ी, प्रवासी पुत्र जो उनकी कविताओं का संग्रह है और जो उनकी कहानियों का संग्रह डेड एंड नाम से आया है, अंग्रेजी में भी आया है, क्योंकि एक ही तरह दोनों किताबें थी। मैंने देखा आपके बारे में बहुत सारी बातें हो गई हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ हैं मुझे लगता है कि वो पद्मेश जी से व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हैं। पद्मेश जी को मैंने भी ऑनलाइन ही 2-4 बार वातायन की गोष्ठियों में 2-4 व्याख्यान मैंने दिए थे, स्पेशल कीर्ति चौधरी पर, ओंकारनाथ श्रीवास्तव पर, इन लोगों पर दिए थे, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत परिचय हुआ था। आज मैं कुछ बातें इनकी कविताओं को लेकर और कहानियों को लेकर करूँगा। जब मैं इस संग्रह को पढ़ रहा था, दरअसल कविताओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हिंदी की दुनिया में जो आलोचना है उसकी एक भारी विडंबना है। प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने अपना आलोचना कर्म हिंदी के सबसे संश्लिष्ट और जटिल कवि मुक्तिबोध से किया था, और जाहिर है कि उनके और चीज़ों को आप लोग जानते ही हैं, इस पक्ष को कम लोग बताया करते हैं। तो हिंदी में कविता संबंधी आलोचना की जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहाँ सहजता दिखती है उसको लोग सरल मान लेते हैं, और सरल की जो संश्लिष्टता होती है उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। ये बहुत विचित्र चीज़ है, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो रहा है, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया की तरह है। उसी में कई बार जब बात बन जाती है तो एक मुहावरा निकला था कभी कि सादगी का सौंदर्य शास्त्र वहाँ निर्मित हो जाता है। पद्मेश जी की कविताएं जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये एक सरल मना कवि की कविताएं हैं, लेकिन सरल कविताएं नहीं हैं। कवि का मन सरल है लेकिन कविताएं सरल नहीं हैं, और जो सरलता की संश्लिष्टता होती है वो हमेशा चुनौती होती है। जैसे मैंने इस संग्रह को पीछे से पढ़ना शुरू किया और इसमें एक कविता है, मेरे ख्याल से शायद आखिरी खंड है या आखिरी खंड से ठीक पहले का खंड है, तुम नजर आई, प्रेम कविता है, छोटी सी कविता है। उस मेज पर आज भी छलकी शैंपेन की वो बूंद, मेरी आंखें धुंधलाई, कहीं धुंध में तुम नजर आई। बहुत सामान्य सी लगने वाली, किसी एक पल को व्यक्त करने वाली कविता है, लेकिन क्या यह इतनी साधारण कविता है कि इसको पढ़ करके हम आसानी से निकल जाएं? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक पल की कविता है, जैसे हम लोग कहते हैं बूझो तो एक पल, मानो तो एक पल, बूझो तो पूरी सदी। प्रेम के साथ होता ही यह है, लेकिन उसी के साथ यह है कि जब इस कविता को मैं पढ़ रहा था और सोच रहा था कि इसमें क्या है, तो मुझे लगा कि यह कविता सीमित अर्थ की कविता नहीं है।
प्रेम के अर्थ में भी इसमें जो चीज दिखाई दी वो चीज है कि अगर ये कविता भारत में लिखी गई होती, कवि भारत का है, लिख रहा है पश्चिम में, यूरोप में बैठ करके लिख रहा है, अगर ये कविता भारत में लिखी गई होती तो शैंपेन की बूंद नहीं गिरती, शायद फाउंटेन पेन की स्याही की कोई बूंद गिर गई होती, चाय की कोई बूंद गिर गई होती, हाँ कुछ इस तरह की चीज गिर गई होती। दरअसल मामला इतना सहज नहीं है, यह एक सांस्कृतिक यात्रा है। कवि का मन तो भारत का है, लेकिन उसका जो पूरा नया सांस्कृतिक परिवेश है वह भारत का नहीं है। और जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसी अर्थ में यह जटिल अभिव्यक्ति है, जटिल अभिव्यक्ति है। इतनी आसानी से, जितनी आसानी से शब्दों में ये चीज आ गई है, कवि के लिए आसान होता कि ये कहते कि स्याही गिर गई है, तब बात बनती नहीं। कवि के लोकेल का पता नहीं चलता। ये कविता बताती है कि कवि के मन का लोकेल तो भारत है, लेकिन कवि का जो भौतिक लोकेल है वो कहीं यूरोप में है, वो भारत नहीं है। कविता इसी तरह पता देती है अपने कवि का, इसी तरह बताती है कि कहाँ का रहने वाला, कैसे है। कविता शब्दों में बता देती है, आपका पूरा का पूरा इतिहास लिखा जाता है, पूरी चीजें आ जाती हैं। तो ये कविता एक तरह से, जब मैं इसके देख रहा था कि एक तरह से समय के साथ हुई एक विश्वसनीय सांस्कृतिक यात्रा की तरह यह प्रेम कविता हमारे सामने आती है। भारतीय मन और यूरोपीय परिवेश, अद्भुत रसायन है पद्मेश जी इस कविता में। तो यह इस तरह से जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यह कविता प्रेम के का जो एक आयतन होता है वो बदला हुआ सा नजर आया। सामान्यतः जिस तरह हम पढ़ते और समझते हैं उससे भिन्न लगा। छोटी छोटी भावप्रवण कविताएं हैं, मन की त्वचा को स्पर्श करने वाली कविताएं हैं, कई खंड हैं इसमें। सांस्कृतिक सम्मिलन तो है ही, जो एक नए विश्व की आवश्यकता है। अगर हम बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे तो कैसा हो। कुछ कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कविताओं में। एक कविता है सफर का चंद्रमा आधा है, उसमें एक पंक्ति आती है, स्वप्न में थी पूर्णिमा। बहुत अद्भुत पंक्ति है, स्वप्न में थी पूर्णिमा। जब कविता पढ़ते हैं आप, रुकते हैं और भावक की तरह से, हृदय की तरह उसके पास जाते हैं तो कैसे चीजें रोक लेती हैं आपको, ये देखने की जरूरत होती है। पाँव के निशान एक कविता है, अद्भुत उत्कट अभिलाषा उसमें आई है। चूंकि समय बहुत कम मुझे बताया गया है, इसलिए जल्दी जल्दी जो रिमार्क्स हैं, एक संवाद जो आपकी कविता है इसमें, वो भी प्रेम की शीतलता की जो अभिव्यक्ति हो सकती है। एक कविता इसमें बहुत अच्छी है, वो है एहसास, प्रतीक्षा, जिसमें कविता है 132 एक मिनट। कोई द्वार खोले, मुंह फेर कर मुझसे बोले, मैं मनाऊं एक और वायदे के साथ, और रात मुस्कुराए इस एहसास के साथ, किसी को मेरा इंतजार था। बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, जैसे कोई एक घटना जीवन में घट जाती है। लेकिन क्या ये चीजें कविता में आकर इतनी ही साधारण रह जाती हैं? आप अपने जीवन में, हम सब अपने जीवन में सोचें कि अगर कोई, आपको ये उम्मीद ना हो कि कहीं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, किसी पुतली में आपका इंतजार है, किन्हीं पुतलियों में आपका इंतजार है, तो घर लौटने का मन जो है वो बहुत हल्का हो जाता है। कहीं भी लौटने का मन ही इसलिए होता है कि वहां प्रतीक्षा काम कर रही हो। प्रतीक्षा, और प्रेम में तो यह अनिवार्य है, साहचर्य में तो यह अनिवार्य है। वो आप उसको दाम्पत्य से जोड़ें, जिस भी तरह से जोड़ें, जहां भी आपकी चीज है उसे जोड़ कर देखें तो अनिवार्य। एक छोटी सी कविता कैसे एक बड़ा सांस्कृतिक वितान रचती है, प्रेम का एक पूरा बनाती है, ये देखने की चीज है छोटी छोटी कविताओं के साथ। और भी मैंने बहुत सारी, आपकी कम से कम मैंने 25 कविताओं पर नोट्स लिए हैं। जो कभी एक कविता है अंगूठी भर प्यार, थोड़ी सी लंबी कविता है आपके इस संग्रह की। वो जीवन का व्याकरण कैसे बदलता है और उस व्याकरण में कैसे जो चीजें एक समय लगता है कि यह सत्य है, कैसे वो सत्य बदल जाता है और हम पता भी नहीं लगा पाते। हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे ये चीजें बदल गई, पूरा छंद बदल गया, व्याकरण बदल गया। तो ये कविता उस तरह से, और ये भी कि कैसे हम भावनात्मक तीव्रता से कृत्रिमता की ओर बढ़ते चले जाते हैं या चलते चले जा रहे हैं अपने जीवन में। जो हमारा समकालीन समय है उसमें, उसको ये कविता बिना शोर किए, बिना बहुत जटिल पदावलियों का उपयोग किए बताती है हमारे सामने, बहुत सहजता के साथ, बहुत चीज़ों के साथ। जो इसे अगर हम कहें कि सूत्रों में अगर रखना चाहें, एक कविता इसमें इन्होंने व्यक्तियों को लेकर कविताएं लिखी हैं। एक कविता
अरुण माहेश्वरी जी को लेकर के भी एक कविता है इसमें। कहाँ है अरुण जी? अरुण जी को लेकर के भी एक कविता इन्होंने इसमें लिखी है। एक कविता वेद मित्र मोहल्ला को याद करते हुए है। पढ़ सको तो पढ़ लो, देख सको तो देख लो, टेम्स की धाराओं के को गंगा के किनारे। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो अचानक मुझे याद आया, सत्येंद्र जी का जिक्र कर रहे थे आप लोग, सत्येंद्र श्रीवास्तव की किताब संवाद से उनके भतीजे आलोक ने 1995 में छापी थी, टेम्स में बहती गंगा की धार। एकदम संवाद का शुरुआती प्रकाशन था वो। फिर मैंने देखा कि अगला ही, बस 2-4 मिनट मैंने अगला ही देखा कि सत्येंद्र जी को आपने याद किया। उन सारी कविताओं को मैं शमशेर बहादुर सिंह को याद कर रहा था। शमशेर जी ने व्यक्तियों को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, हमारे महानतम कवियों में से एक। तो कई चीजें, प्रवासी पुत्र जो आपकी कविता है वह भी जो है वो, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कविता न भारत को लेकर भावुक है, न इंग्लैंड को लेकर भावुक है। यह कविता दोनों के यथार्थ को समझती है, दोनों का जो एकदम कह सकते हैं कि वह रूप जो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है, होने के लिए जरूरी है, वह है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक तरफ का पलड़ा भारी कर रहे हो, दूसरी तरफ का कम कर रहे हो। कहानियों में भी और कविताओं में भी जो चीज इसको महत्वपूर्ण बनाती है वह है कि विडंबनाओं की पहचान अचूक है आपके पास। चाहे वो प्रेम की विडंबनाएं हों, पारिवारिक जीवन की विडंबनाएं हों, सामान्य रिश्तों की विडंबनाएं हों, उनकी अचूक पहचान है। और उस अचूक पहचान ने इन दोनों किताबों को इस लायक बनाया है कि कोई इसे ध्यान से पढ़े, इन किताबों को पढ़े और अपने सिरहाने रखे। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको इन दोनों संग्रहों के लिए। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं पहले से ही करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ सभी वक्ताओं के प्रति, क्योंकि किसी भी कविता को समर्पित शाम को समय पे रखना, समयबद्ध रखना, ये यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। ये कैसे होता है हमें नहीं पता, बस हम अनुरोध ही कर सकते हैं, कृपया बुरा न मानिएगा। मेरा अगला अनुरोध, वी वेलकम ऑन स्टेज प्रोफेसर पॉल गुफ्स्टैंसन। तितिक्षा जी, I'd request you to. Yes, please.